कल्पना कीजिए एक ऐसे खेल की ना जहां अगर 3 खिलाड़ी मैच के बीच में अपनी टीम बदल लें तो उन पर हमेशा के लिए प्रतिबंध लगा दिया जाता है। बिल्कुल। लेकिन अगर उसी टीम के 7 खिलाड़ी एक साथ मिलकर दूसरी टीम में चले जाएं, तो नियम कहता है कि ये बिल्कुल सही है। हाँ, मतलब सुनने में ये गणित बहुत ही अजीब और विरोधाभासी लगता है ना, लेकिन भारतीय राजनीति के संवैधानिक ढांचे में कुछ ऐसा ही गणित काम करता है। सही कहा आपने। और हाल ही में एक बहुत बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है, जिसने इस अजीबो-गरीब गणित को एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में ला दिया है। बिल्कुल। जो मीडिया और राजनीतिक गलियारों में दावे किए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी यानी आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा और उनके साथ कुछ अन्य सांसद अपनी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है, वो ये कि दावों के मुताबिक राज्यसभा में आपके कुल 10 सांसदों में से 7 सांसद टूटकर जा सकते हैं। हाँ, ये 7 का आंकड़ा बहुत अहम है, लेकिन इस पूरी चर्चा में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो इस डीप डाइव का मकसद किसी भी राजनीतिक दल, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी, उसका पक्ष लेना या विरोध करना बिल्कुल नहीं है। हम यहाँ किसी भी राजनीतिक विचारधारा का समर्थन नहीं कर रहे हैं। एकदम सही। हमारा फोकस सिर्फ इसके कानूनी पहलुओं पर है। तो चलिए इस पूरे मामले को खोलकर समझते हैं। हमारा उद्देश्य आज सिर्फ ये समझना है कि क्या भारत के संविधान के तहत कोई चुना हुआ सांसद इस तरह अपनी पार्टी बदल सकता है। और ये 10 में से 7 का जो जादुई आंकड़ा बताया जा रहा है, इसका असल में मतलब क्या है? बिल्कुल। और क्या ऐसा करने के बाद भी संसद में उनकी कुर्सी बची रह सकती है? देखिए, इस पूरी राजनीतिक हलचल के पीछे जो संवैधानिक मशीनरी काम कर रही है ना, उसे समझना बहुत जरूरी है। इस 7 के आंकड़े का रहस्य भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची में छिपा है, जिसे आम बोलचाल में हम दल बदल कानून या एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं। हाँ, एंटी डिफेक्शन लॉ, ये तो हमने काफी सुना है। बिल्कुल, ये कानून ही वो धुरी है जिस पर यह पूरा मामला टिका हुआ है। अगर हम इस कानून के काम करने के तरीके, इसके इतिहास और उन खास अपवादों को समझ लें, जिसे हम विलय का नियम कहते हैं। जी हाँ, मर्जर रूल, तो अगर हम उसे समझ लें तो ये पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी कि आखिर ये सांसद अपनी सदस्यता छीनने के डर के बिना इस तरह के कदम उठाने का दावा कैसे कर सकते हैं। तो आइए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। अगर आज हमारे संविधान में ऐसे नियम मौजूद हैं जो 10 में से 7 सांसदों को बिना किसी सजा के पार्टी बदलने की इजाजत देते हैं, तो इसका मतलब है कि इस कानून का असल मकसद व्यक्तिगत लालच को रोकना रहा होगा। बिल्कुल, सामूहिक वैचारिक बदलाव को रोकना इसका मकसद नहीं था। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिर संविधान निर्माताओं या बात की सरकारों को ऐसे दल बदल को रोकने के लिए कानून बनाने की नौबत ही क्यों आई? ये बहुत ही वाजिब सवाल है। मतलब ऐसी क्या मजबूरी थी कि इसके लिए पूरा का पूरा नया संवैधानिक संशोधन लाना पड़ा? इसकी जड़ें 1960 के दशक के उस राजनीतिक अस्थिरता के दौर में, जिसने भारतीय लोकतंत्र की नींव को ही हिलाकर रख दिया था। 1967 के चुनावों के बाद का समय ना? बिल्कुल, 1967 के आम चुनावों के बाद का समय भारतीय राजनीति में एक भूचाल की तरह था। कई राज्यों में स्पष्ट बहुमत किसी भी पार्टी को नहीं मिला था। जिससे जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हुई। हाँ, इसका नतीजा ये हुआ कि नेता अपने निजी स्वार्थ, मंत्री पद का लालच या आर्थिक फायदों के लिए रातों रात पार्टियां बदलने लगे। बाप रे! और ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा था। जब सरकारें हर हफ्ते या हर महीने गिरने लगें, तो कोई भी नीति या पॉलिसी कैसे बनेगी? बिल्कुल, बजट पास नहीं हो पाते होंगे, प्रशासन पंगु हो जाता होगा। एकदम सही। नौकरशाहों को पता ही नहीं होता था कि कल सुबह कौन उनका मंत्री होगा। यानी जो जनप्रतिनिधि जनता की भलाई के लिए चुने गए थे, वो पूरी तरह से सत्ता के सौदेबाजी में लगे हुए थे। मैंने इस दौर के बारे में पढ़ते हुए बहुत ही रोचक किस्सा देखा था, आया राम गया राम का किस्सा। अरे हाँ, वो किस्सा तो इस पूरी राजनीतिक बीमारी का सबसे सटीक उदाहरण है। मैं भी वही सोच रही थी। ये तो ऐसा हुआ जैसे कोई फुटबॉल खिलाड़ी मैच के बीच में ही बार बार अपनी जर्सी बदलकर दूसरी टीम में जा रहा हो। बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ था। 1967 में हरियाणा के एक विधायक थे, जिनका नाम था गया लाल। उन्होंने सत्ता के इस खेल में एक ही दिन के भीतर, मतलब सिर्फ कुछ घंटों के अंतराल में 3 बार अपनी राजनीतिक पार्टी बदली थी। 3 बार एक ही दिन में? ये तो सच में मजाक बन गया था। हाँ, पहले वे कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट में गए, फिर वापस कांग्रेस में आए और
कुछ ही घंटों बाद फिर से यूनाइटेड फ्रंट में चले गए। अच्छा, तो उसी घटना के बाद से भारतीय राजनीति में ये आया राम गया राम का मुहावरा हमेशा के लिए जुड़ गया। बिल्कुल, ये स्थिति लोकतंत्र का सीधा मजाक थी। जनता वोट किसी एक विचारधारा या वादे को देती थी और चुनाव जीतने के बाद नेता दूसरी विचारधारा के साथ जाकर सरकार बना लेते थे। तो इसी अनियंत्रित तमाशे और खरीद फरोख्त पर लगाम लगाने के लिए आखिरकार 1985 में तत्कालीन सरकार ने 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में ये 10वीं अनुसूची जोड़ी। एकदम सही समय रेखा बताई आपने। लेकिन अगर हम आज के परिदृश्य में बात करें तो ये कानून काम कैसे करता है? मैंने 10वीं अनुसूची के प्रावधानों को देखा है और सतह पर नियम काफी स्पष्ट लगते हैं। हाँ, नियम तो स्पष्ट हैं, लेकिन उनके मायने गहरे हैं। जैसे अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ना, दूसरी पार्टी में शामिल होना या फिर पार्टी व्हिप का उल्लंघन करना। लेकिन मैं इसके पीछे के लॉजिक को समझना चाहती हूँ। बिल्कुल। किन सटीक परिस्थितियों में एक सांसद की कुर्सी जा सकती है और इसके पीछे का असली कारण क्या है? देखिए, 10वीं अनुसूची बहुत ही तार्किक आधार पर अयोग्यता के नियम तय करती है। इसके मुख्य रूप से 4 परिदृश्य हैं। अच्छा, पहला क्या है? पहला और सबसे स्पष्ट नियम यह है कि अगर कोई सदस्य अपनी मर्जी से अपनी राजनीतिक पार्टी की सदस्यता त्याग देता है तो उसकी संसद सदस्यता भी चली जाएगी। मतलब सिर्फ इस्तीफा देने पर ही सदस्यता खत्म? हाँ, इसका तर्क सीधा है। जनता ने आपको उस पार्टी के चुनाव चिन्ह और मैनिफेस्टो के आधार पर वोट दिया था। पार्टी छोड़ना जनता के उस जनादेश के साथ धोखा माना जाता है। समझ गई। और दूसरा नियम? दूसरा नियम व्हिप के उल्लंघन से जुड़ा है। सदन में जब किसी महत्वपूर्ण बिल या अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होती है तो पार्टी एक आधिकारिक निर्देश जारी करती है जिसे व्हिप कहते हैं। अगर कोई इसके खिलाफ जाए तो अगर कोई सांसद पार्टी लाइन से हटकर वोट करता है या गैर हाजिर रहता है और 15 दिनों के भीतर पार्टी उसे माफ नहीं करती तो उसकी सदस्यता रद्द हो सकती है। ये व्हिप वाला नियम तो न्याय में एक बड़ा विवादित मुद्दा है जिस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन मैंने अयोग्यता के नियमों में निर्दलीय और मनोनीत सदस्यों के बीच एक बहुत ही अजीब सा अंतर देखा। हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। मतलब नियम कहता है कि अगर कोई निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीतने के बाद किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल होता है तो उसकी सदस्यता तुरंत रद्द हो जाएगी। बिल्कुल तुरंत रद्द होगी। लेकिन अगर कोई मनोनीत सदस्य है, जैसे कला, साहित्य या खेल के क्षेत्र से जो राज्यसभा में आते, उन्हें किसी पार्टी में शामिल होने के लिए 6 महीने का ग्रेस पीरियड मिलता है। ये भेदभाव क्यों? ये बहुत ही बारीक और शानदार अवलोकन है आपका। इसके पीछे एक बहुत ही गहरा संवैधानिक तर्क है। पहले निर्दलीय सदस्य की बात करते हैं। एक निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव प्रचार के दौरान जनता के बीच जाकर ये कहता है कि वो किसी भी राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं है। हाँ, वो अपनी स्वतंत्र छवि पर वोट मांगता है। बिल्कुल, जनता उसे इसी स्वतंत्र छवि के लिए वोट देके गए। इसलिए चुनाव जीतने के तुरंत बाद अगर वो किसी पार्टी में शामिल हो जाएं, तो ये उस पार्टी विरोधी या स्वतंत्र जनादेश का सीधा उल्लंघन है। तो इसीलिए उनके लिए कोई छूट नहीं है। समझ गई। लेकिन मनोनीत सदस्यों के मामले में ये 6 महीने का समय क्यों दिया जाता है? क्योंकि देखिए, मनोनीत सदस्य चुनाव लड़कर नहीं आते। वे देश के प्रतिष्ठित नागरिक होते हैं। वैज्ञानिक, कलाकार, खिलाड़ी, राजनीति उनका मुख्य पेशा नहीं होता। हाँ, उनका बैकग्राउंड बिल्कुल अलग होता है। तो जब वे संसद में आते हैं तो संविधान उन्हें ये 6 महीने का समय इसलिए देता है ताकि वे सदन की कार्यप्रणाली को समझ सकें, देश के राजनीतिक परिदृश्य का आकलन कर सकें। अच्छा, मतलब उन्हें थोड़ा सेटल होने का मौका मिलता है। बिल्कुल। और अगर उन्हें लगता है कि वे किसी खास राजनीतिक विचारधारा से सहमति रखते हैं तो वे उस पार्टी से जुड़ सकें। लेकिन 6 महीने के बाद नहीं। हाँ, 6 महीने बीत जाने के बाद जब वे एक बार अपनी स्थिति साफ कर लेते हैं, यानी स्वतंत्र रहना चुनते हैं, तो उसके बाद अगर वे किसी पार्टी में शामिल होते हैं तो इसे पद का दुरुपयोग माना जाता है और तब उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। यहाँ आकर मामला सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है। वो कैसे? क्योंकि अगर नियम इतने सख्त हैं कि निर्दलीय तुरंत अयोग्य हो जाता है, पार्टी का सदस्य अपनी मर्जी से इस्तीफा नहीं दे सकता और व्हिप का उल्लंघन भी नहीं कर सकता, तो फिर आम आदमी पार्टी के इन सांसदों के मामले में ये दावा कैसे किया जा रहा है कि वो 10 में से 7 सांसद पार्टी छोड़ भी देंगे और उनकी राज्यसभा की कुर्सी भी बची रहेगी? हाँ, यही तो पेंच है। ये तो सीधे सीधे 10वीं अनुसूची को चुनौती देने वाली बात लग रही है ना? और यहीं पर हमारे शुरुआती 7 खिलाड़ियों वाले खेल का गणित काम आता है। हर कानून में कुछ अपवाद होते हैं और दल बदल कानून में इस अपवाद को विलय का नियम या मर्जर रूल कहा जाता है। मर्जर रूल। हाँ, 1985 में जब ये कानून बना था,
तब नियम था कि अगर किसी पार्टी के 1/3 सदस्य एक साथ टूटकर अलग होते हैं तो उसे दलबदल नहीं माना जाएगा। सिर्फ 1/3? वो तो बहुत कम नंबर है। बिल्कुल। और जल्द ही राजनेताओं ने इसका तोड़ निकाल दिया। 1/3 सदस्यों को लालच देकर तोड़ना बहुत आसान था। इसलिए 2003 में 91वें संविधान संशोधन के जरिए इस कानून को और सख्त बनाया गया। और वो सीमा बढ़ाकर 2/3 कर दी गई। एकदम सही। ये तो बिल्कुल कॉर्पोरेट जगत के अधिग्रहण या एक्विजिशन जैसा लगता है। अरे ये एनालॉजी बहुत अच्छी है। कैसे? मतलब अगर कोई प्रतिद्वंदी कंपनी आपकी कंपनी के 2-4 कर्मचारियों को ज्यादा सैलरी का लालच देकर तोड़ती है तो वो एम्प्लॉय पोची है, जो उनके कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन है। बिल्कुल। लेकिन अगर वही प्रतिद्वंदी कंपनी आपकी पूरी की पूरी एक ब्रांच या आपकी कंपनी के 2/3 हिस्से को ही खरीद लेती है, तो कॉर्पोरेट कानून की नज़र में वो कोई चोरी नहीं है बल्कि एक वैध लीगल मर्जर है। क्या बात है, बहुत ही सटीक एनालॉजी है। यानी भारतीय राजनीति में फुटकर में दलबदल गैर कानूनी है, लेकिन थोक में दलबदल एक कानूनी विलय बन जाता है। हाँ, आपका ये कॉर्पोरेट अधिग्रहण वाला उदाहरण इस पूरी व्यवस्था की वास्तविकता को बहुत अच्छे से समझाता है। अब इसे आम आदमी पार्टी के वर्तमान गणित पर लागू करके देखते हैं। चलिए देखते हैं। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के कुल 10 सदस्य हैं। 91वें संविधान संशोधन के तहत कानूनी विलय के लिए 2/3 सदस्यों का एक साथ टूटना जरूरी है। तो 10 का 2/3 हिस्सा मतलब 6.66 होता है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि दलबदल कानून से बचने के लिए कम से कम 7 सांसदों का एक साथ पार्टी छोड़ना अनिवार्य है। तो इसीलिए 7 का आंकड़ा हवा में नहीं तैर रहा है। ये एक बहुत ही सटीक और सोच समझकर निकाला गया कानूनी थ्रेशोल्ड है। एकदम सही। अगर 5 या 6 सांसद टूटते तो उनकी सदस्यता निश्चित रूप से चली जाती, लेकिन चूंकि वे 7 हैं जो 2/3 के आंकड़े को पार कर लेते हैं, इसलिए वे ये दावा कर सकते हैं कि हमने दल बदल नहीं किया है बल्कि हमारी मूल पार्टी का ही विलय हो गया है। हाँ, और इस तरह के थोक विलय के हमने कई ज्वलंत उदाहरण हाल ही के वर्षों में देखे हैं। जैसे महाराष्ट्र का मामला। बिल्कुल। महाराष्ट्र की राजनीति इसका सबसे बड़ा और हालिया केस स्टडी है। वहां भी सत्ता परिवर्तन इसी विलय के नियम के सहारे हुआ, जहां विधायकों के एक बहुत बड़े गुट ने खुद को अलग कर लिया था। हाँ, जो 2/3 से अधिक था। उन्होंने दावा किया कि चूंकि वे बहुमत में हैं, इसलिए वही असली पार्टी हैं। इस तरह के मामलों में 10वीं अनुसूची के दल बदल विरोधी प्रावधान उन पर लागू नहीं हो पाते और उनकी सदस्यता सुरक्षित रह जाती है। लेकिन ये सब सुन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण लॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है मुझे। वो क्या? इस पूरे खेल में रेफरी कौन है? मतलब मान लीजिए एक गुट कहता है कि हम 7 लोग हैं, ये हमारा विलय है, जबकि मूल पार्टी कहती है कि नहीं, इन लोगों ने पार्टी विरोधी काम किया है, इनकी सदस्यता रद्द करो। ये अक्सर होता है। तो ये तय करने का अधिकार किसके पास है कि ये एक वैध विलय है या अवैध दल बदल? ये इस कानून का सबसे कमजोर पहलू है और इसकी सबसे ज्यादा आलोचना भी इसी बिंदु पर होती है। अच्छा। दलबदल कानून के तहत किसी भी सदस्य की अयोग्यता पर अंतिम फैसला लेने का अधिकार सदन के पीठासीन अधिकारी यानी रेफरी के पास होता है। पीठासीन अधिकारी मतलब? अगर मामला लोकसभा या विधानसभा का है तो स्पीकर फैसला करेंगे, और अगर मामला राज्यसभा का है, जैसा कि आम आदमी पार्टी के इस परिदृश्य में है, तो इसका फैसला राज्यसभा के सभापति करेंगे। यहीं पर मुझे एक बड़ी समस्या दिखती है। जो स्पीकर या सभापति होते हैं, वे स्वतंत्र नहीं होते ना। वे आमतौर पर उसी राजनीतिक दल से आते हैं जिसकी केंद्र या राज्य में सरकार होती है। बिल्कुल। तो क्या ऐसे में हम उनसे पूरी तरह से निष्पक्ष होने की उम्मीद कर सकते हैं? मतलब क्या उन पर अपनी पार्टी के हितों के पक्ष में फैसला सुनाने का दबाव नहीं होता? ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। कागजों पर स्पीकर से ये उम्मीद की जाती है कि पद पर बैठने के बाद वे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर निष्पक्ष फैसले लेंगे, लेकिन हकीकत कुछ और ही होती है। हाँ, वास्तविकता में स्पीकर पर हमेशा राजनीतिक रूप से पूर्वाग्रह से ग्रसित होने के आरोप लगते रहे हैं। और इस समस्या को जो चीज़ और भी ज़्यादा गंभीर बनाती है वो ये है कि इस कानून में स्पीकर के लिए फैसला सुनाने की कोई तय समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। कोई टाइम लिमिट नहीं? जी नहीं, कोई टाइम लिमिट नहीं है। इसका मतलब तो ये हुआ कि स्पीकर किसी मामले को अनिश्चित काल तक अपने पास रोक कर रख सकते हैं। बिल्कुल। और भारतीय राजनीति के इतिहास में इसके दर्जनों उदाहरण मौजूद हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि जब दल बदल करने वाले विधायक सत्ता पक्ष के समर्थन में आते हैं तो स्पीकर अयोग्यता की याचिकाओं पर सालों साल कोई फैसला ही नहीं लेते। ओह,
मतलब याचिकाएं बस धूल खाती रहती है। हाँ, याचिकाएं स्पीकर के पास पड़ी रहती हैं। दल बदल करने वाला व्यक्ति आराम से मंत्री पद का सुख भोगता रहता है। और जब तक कोई फैसला आता होगा तब तक तो शायद कार्यकाल ही खत्म हो जाता होगा। बिल्कुल, जब तक न्यायपालिका हस्तक्षेप करती है या कोई अंतिम निर्णय आता है, तब तक उस सरकार का 5 साल का कार्यकाल ही समाप्त हो जाता है। ये न्याय में देरी नहीं, बल्कि न्याय की हत्या है। ये तो सिस्टम का एक बहुत ही बड़ा लूपहोल है, और इस लूपहोल ने एक और बड़ी बुराई को जन्म दिया है, जिसे हम हॉर्स ट्रेडिंग यानी खरीद फरोख्त कहते हैं। हाँ, हॉर्स ट्रेडिंग तो इसका सीधा साइड इफेक्ट है। पहले एक व्यक्ति को लालच देकर तोड़ना आसान था और सस्ता भी। अब कानून कहता है कि आपको एक साथ 2/3 लोगों को तोड़ना होगा। तो क्या इस 91वें संशोधन ने हॉर्स ट्रेडिंग को रोका है या सिर्फ विधायकों और सांसदों का दाम बढ़ा दिया है? व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखें तो इसने समस्या का स्वरूप बदल दिया है। मतलब थोक के भाव वाली राजनीति? बिल्कुल, जैसा कि हमने पहले आपकी कॉर्पोरेट एनालॉजी में बात की, इसने थोक के भाव वाली राजनीति को बढ़ावा दिया है। जब किसी विरोधी पार्टी को पता होता है कि उसे दल बदल कानून से बचने के लिए 30 या 40 विधायकों को एक साथ तोड़ना है, तो वे रिसोर्ट पॉलिटिक्स का सहारा लेते हैं। हाँ, रातों रात चार्टर्ड प्लेन से विधायकों को किसी दूर राज्य के 5 स्टार रिसोर्ट में ले जाया जाता है। वहां उन पर भारी धन बल का इस्तेमाल होता है, या फिर कई बार राजनीतिक दबाव भी बनाए जाते हैं। यानी दल बदल रुका नहीं है, हाँ। बस उसका पैमाना इतना बड़ा हो गया है कि वो अब एक संगठित उद्योग जैसा दिखने लगा है। एकदम सही, एक ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री बन गई है ये बहुत ही चिंताजनक तस्वीर है। इसके अलावा एक और बात जो इस पूरे दल बदल कानून के संदर्भ में बार बार उठती है, वो है सांसद की अपनी स्वतंत्रता का छिन जाना। हाँ, विप वाले नियम के कारण जो होता है। बिल्कुल, विप वाले नियम के कारण क्या एक जनप्रतिनिधि सिर्फ अपनी पार्टी का रबर स्टैंप बनकर नहीं रह जाता? इसे राजनीतिक विज्ञान में पार्टी बनाम लोकतंत्र की बहस कहा जाता है। एक सांसद को किसने चुना? उसके चुनाव क्षेत्र की जनता ने। बिल्कुल, लेकिन दलबदल कानून और विप की सख्ती की वजह से वो अपनी अंतरात्मा या अपने मतदाताओं के हित में वोट नहीं कर सकता। मतलब अगर कोई बिल उनके इलाके के लिए नुकसानदायक है फिर भी? हाँ, मान लीजिए संसद में कोई ऐसा बिल आता है जो सीधे तौर पर उस सांसद के इलाके के किसानों या मजदूरों को नुकसान पहुंचाने वाला है। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उसका कर्तव्य है कि वो उस बिल का विरोध करे। लेकिन अगर उसकी पार्टी का हाईकमान कहता है कि इस बिल के पक्ष में वोट करना है, तो उसे मजबूरन अपनी जनता के खिलाफ जाना पड़ता है। और अगर वो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर पार्टी के खिलाफ वोट करेगा, तो दलबदल कानून के तहत उसकी सदस्यता छिन जाएगी। ये तो लोकतंत्र के मूल सिद्धांत का ही विरोधाभास है ना। हमने जनप्रतिनिधियों को जनता की आवाज उठाने के लिए संसद भेजा था, लेकिन इस कानून ने उन्हें पार्टी के निर्देशों का गुलाम बना दिया है। ये एक बहुत ही गहरी और कड़वी सच्चाई है हमारी संसदीय व्यवस्था की। तो चलिए इस पूरी विस्तृत चर्चा को समेटने का प्रयास करते हैं। आज हमने समझा कि कैसे 1960 के दशक की आयाराम गयाराम की संस्कृति ने सरकारों को अस्थिर किया, और जिसके जवाब में 1985 में 52वां संविधान संशोधन लाया गया और 10वीं अनुसूची का जन्म हुआ। हाँ, फिर हमने अयोग्यता के नियमों के पीछे के तर्कों को समझा, विशेष रूप से मनोनीत सदस्यों के 6 महीने के ग्रेस पीरियड और निर्दलीय उम्मीदवारों के कड़े नियमों को। और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रहा 91वें संविधान संशोधन के तहत विलय का नियम। जी, मर्जर रूल। ये वही नियम है जो 2/3 सदस्यों के एक साथ टूटने पर उन्हें अयोग्यता से बचाता है, और इसी नियम के इर्द गिर्द आम आदमी पार्टी के 10 में से 7 सांसदों के टूटने का पूरा गणित बुना गया है। बिल्कुल। इस विषय की गंभीरता केवल वर्तमान राजनीतिक उठापटक तक सीमित नहीं है। ये भारतीय राजव्यवस्था का इतना मुख्य स्तंभ है कि 2014 की यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में 10वीं अनुसूची और दलबदल विरोधी कानून से जुड़ा सीधा सवाल पूछा गया था। अरे वाह, ये तो सच में बहुत अहम है। हाँ, जो भी व्यक्ति भारत के संवैधानिक ढांचे को समझना चाहता है, उसके लिए ये सिर्फ एक समाचार नहीं, बल्कि लोकतंत्र के काम करने के तरीके का एक जीवंत उदाहरण है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये महज राजनीति नहीं, बल्कि सिस्टम की कार्यप्रणाली है। हमने दल बदल कानून की उन गंभीर कमियों पर भी रोशनी डाली कि कैसे स्पीकर के पास कोई समय सीमा नहीं होती, कैसे उन पर पक्षपात के आरोप लगते हैं, और कैसे 2/3 के नियम ने हॉर्स ट्रेडिंग को सिर्फ रिटेल से हटाकर होलसेल में बदल दिया है। तो इस पूरी चर्चा को समाप्त करते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल मेरे जहन में आता है श्रोताओं के लिए। अगर 10वीं अनुसूची की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि इसका रेफरी यानी स्पीकर
कभी पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं हो सकता क्योंकि वो खुद सत्ताधारी दल से जुड़ा होता है। तो क्या इस व्यवस्था में एक बड़े बदलाव का समय नहीं आ गया है? मतलब क्या दल बदल पर अयोग्यता का फैसला लेने का ये अधिकार स्पीकर से छीनकर एक पूरी तरह से स्वतंत्र संस्था जैसे कि चुनाव आयोग या सीधे सुप्रीम कोर्ट को नहीं सौंप दिया जाना चाहिए? ये एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। बिल्कुल। क्या एक निष्पक्ष अंपायर इस थोक के भाव वाली राजनीति और रिसॉर्ट पॉलिटिक्स पर हमेशा के लिए लगाम लगा पाएगा? इस सवाल पर विचार जरूर होना चाहिए, क्योंकि जवाब में ही हमारे लोकतंत्र का भविष्य छिपा है। इस गहरी और ज्ञानवर्धक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी इस चर्चा में शामिल होकर बहुत अच्छा लगा। तो मिलते हैं अगले डीप डाइव में। तब तक के लिए विचार करते रहिए।